नमल। हाशिम सरदार की बेटी सोनिया की सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तुलू हुई थी। जुल्फ़िकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुसरत की डांट भरी ताकीद, हुनैन की भागम भाग तैयारी सब एक तरफ चल रहा था। साथ ही आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सैम अब यूनिफॉर्म में तैयार गोल मेज के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हुनैन अपने स्याह कोट शूज़ पॉलिश करके जब आई तो टोस्ट की प्लेट को देखकर मुंह बन गया। अम्मी, मैं नहीं खाना ढक्कन टोस्ट। ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी टोस्ट ही बचाता है हमेशा। वो माथे के कटे बालों पे ब्रश फेरती वहीं से चिल्लाई। किचन से नुसरत का डांट भरा जवाब फौरन आया। 1000 दफ़ा कहा है कि खाने की चीज़ों के नाम मत रखा करो। उसने मुंह में बड़बड़ाते हुए आगे होकर सैम का आधा पराठा तोड़ लिया। खिलाफ़े मामूल सैम ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, चुपचाप खाता रहा। वो नाश्ता करके उठी थी कि सैम ने पुकारा, हना, हना। उसने घूर कर उसे देखा। तारीख गवाह है कि तुमने मुझे बगैर काम के हना कभी नहीं कहा था। आज का लंच मेरी तरफ से है। हाथ झाड़ते उसने मज़ीद संजीदगी से इत्तला दी थी। हुनैन ने बैग कंधे पर डाला, फाइल उठाई और इस्तेज़ाई अंदाज में सर झटका। मुझे गेस करने दो कि क्या मंगवाया होगा तुमने। हाँ, होंगे समोसे, हाथ में चिरगा और आलू के चिप्स। और जैसे इन सब अशिया पे लानत भेजकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ बाहर वैन वाला हॉर्न दिए जा रहा था। स्प्रिंग रोल्स, बारबी कबाब और बेक्ड हुए आलू। सैम ने अकब में बड़े सुकून से कहा। हुनैन के कदम जंजीर हुए, आंखें बेयकीनी से फैली, एकदम मुड़ी, कोहनी से दबोचकर उसे अपने सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी और मशकूक नज़रों से उसे घूरा। तुम्हारी फेवरेट मायोनीज़ वाली सॉस। हुनैन के लब भरपूर मुस्कुराहट से फैल गए, आंखों में शरारत चमकी, बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया। अब काम बताओ। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ चलते बाहर आए थे तो बगीचे क्रॉस करते सैम ने कहा, साथी भाई ने कहा था कि अम्मी नहीं जा रही तो मैं घर पे रहूं। तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने बर्थडे पे दिया था। तो फिर उसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो, वो इस्त्री करवा लो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते हुए बड़े सुकून से बोली। सैम ने खुशगवार बेयकीनी से उसे देखा। मगर तुम भाई को कैसे मनाओगी कट्टो? सॉरी हना। सैम यूसुफ, ये जो तुम आज मुझ पे अपने पॉकेट मनी झोंक रहे हो ना, ये इसलिए है कि तुम्हें पता है इस काम के लिए सही बंदी मैं ही हूँ। इसलिए अपने सूट की फिक्र करो बस, कहकर वो वैन में चढ़ गई। अंदर राफी और खदीजा बुरी तरह धुलाई करने में मगन थी, जबकि नाइमा किताब खोले कुछ लिख रही थी। आज उनका आखिरी पेपर था। कैसी तैयारी है? उसने डहान की सुबह का मखसूस सवाल दोहराया। यार, कुछ नहीं आता, समझो सब मिक्स हो रहा है। राफे ने बुरा सा नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हुनैन ने अपनी फाइल खोली और सरसरी निगाह दौड़ाने लगी। फिर किसी एहसास के तहत नाइमा को देखा। वो टिश्यू पेपर पे कच्ची पेंसिल से लिखे जा रही थी। नकल के ये तरीके इनको जाने सूझते कहाँ से थे? अगर पकड़ी गई तो? हुनैन ने करीब होकर सरगोशी की। उसने घूर कर उसे देखा तो गर्मी गर्मी करती, इससे पसीना पोंछ लूँगी, सारे सबूत ख़त्म। उसने शाने उचका दिए तो हुनैन सर झटकर अपना पढ़ने लगी। सैम खिड़की से बाहर देखता अपने सूट और इन दोस्तों के बारे में सोच रहा था जिनको उसने सोमवार की पार्टी की डिटेल्स देना थी। जहन में वो फिक्र तरतीब दे रहा था। पता है, हमारे एक अंकल हैं, कज़न हैं, हाशिम भाई। उनका घर पता है कैसा है? सैम को ये सोचकर ही मज़ा आ रहा था कि वो कितने मज़े से अपने दोस्तों को सारे किस्से सुनाएगा। करदार ख़ानदान के कसर के सजादार में मुलाज़मों का अमला और फाजिल वेटर्स पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अंदर लाउंज में भी सफाई सुथराई का अमल जारी था। शीरीन मुतवाज़न कदमों से सीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। हाशिम का कमरा सुनसान पड़ा था। वो आगे बढ़ी। नौशरवान के कमरे का दाखिली दरवाज़ा खुला था
और आगे बालकनी का भी। वो बालकनी में बैठा था, लैपटॉप गोद में, कानों में ईयरफोन्स। शहरीन वहीं खड़ी रही, यहाँ तक कि नौशरवान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो सर झटक कर जाने लगी। आप कब आई? आइए। फिर जल्दी से ईयरफोन्स निकालते हुए उठा। उसका चेहरा खिल उठा था। उस रोज़ की निस्बत आज दुरुस्त हुलिये में था। वो इसे पसंद करता था, कोई अंधा भी बता सकता था। और शरीन अंधी नहीं थी, अलबत्ता उसे मालूम था कि कहने की हिम्मत नहीं रखता वो। शहरी ने परेशानी में नफ़ी से सर हिलाया। नहीं, तुम बैठो। फिर रुकी। हाशिम है या? उसने नौशरवान के भाई का नाम लिया, वही भाई जिसके डर के बाइस वो कभी नहीं कह सकेगा। भाई का ऑफ था, मगर वो शायद शैला आंटी के केस के लिए गए हैं। उनके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था किसी का। वो अभी तक मुंतज़िर खड़ा था। शेरीन की आंखों में मायूसी उभरी। खैर, वो होता भी तो मेरा काम नहीं होना था। इट्स ओके, जाने दो, वो कहकर पलटने लगी। क्या काम? मुझे बताएं। वो कदम कदम उठा था उस तक आया। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वेल, अगर आपने अपने काम का जिक्र मुझसे किया है तो यकीनन आपको लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ। तो बताइए। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। शेरी थके अंदाज में मुस्कुराई। सोनिया, वही है असल मसला। उसको मेरी और हाशिम की पिक्चर्स चाहिए, हनीमून की। तो आपके पास नहीं है? नौशरवान को अंदर से शायद खुशी हुई। मैं तकलीफ़देह यादों को संभाल कर नहीं रखती। उसने सुनहरी बालों में हाथ फेर कर उनको पीछे करते हुए कहा। वो दोनों हनूस चौखट पर खड़े थे। शादी की तो मेरे पास भी होंगी, मगर हनीमून वाली हाशिम के लैपटॉप में होगी, और मैं तुम्हारे भाई के मुंह नहीं लगना चाहती। उसने लापरवाही से लैपटॉप का जिक्र किया। नो प्रॉब्लम, मैं कॉपी कर देता हूँ। भाई ऑफिस नहीं गए तो लैपटॉप घर पर रख कर गए होंगे। वो चलता हुआ साथ वाले कमरे में आया, बत्ती ऑन की। जल्दी करना, मैं इस कमरे में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती, उसने फ्लैश ड्राइव बढ़ाते हुए कहा। नौशरवान ने ड्राइव पकड़ते हुए नज़र भर कर उसके चेहरे को देखा। मैं समझ सकता हूँ, वो जवाबन ज़ख्मी सा मुस्कुराई। नौशरवान ने हाशिम की स्टडी टेबल से लैपटॉप उठाया और ऑन किया। वो उसके साथ खड़ी होकर देखने लगी, साथ ही वो लब काट रही थी और उंगलियां भी मरोड़ रही थी। ओह, पासवर्ड! अब क्या है? सब कुछ ठीक होते हुए जब पासवर्ड मांगा गया तो नौशरवान कराह कर रह गया। शरीन के माथे पर बल पड़े। मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा, जाने दो। वो मुड़ने लगी। एक मिनट ठहरे तो सही। मोबाइल निकालकर हाशिम को कॉल मिलाई। मेरा नाम ले लेना, ताकि वो बिल्कुल भी अपना पासवर्ड न दे, वो तल्खी से बोली। नौशरवान ने खामोश रहने का इशारा किया। वो बहुत संजीदा और समझदार नजर आने की सही कर रहा था। हाँ शेरू, बोलो। वो मसरूफ़ था। भाई यार, आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? क्यों, क्या हुआ? अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो चौंका था। कुछ पिक्चर्स चाहिए थी, सोनिया के लिए। कौन सी पिक्चर्स? वो हाशिम था, खटक गया। भाई, दे रहे हो या मैं कुछ और करूं? उसका मूड बिगड़ने लगा। फिर अच्छा कहकर उसने मोबाइल रख दिया। वो मुस्कुराते हुए कीबोर्ड दबाने लगा। उसके कंधे से झांकती शहरीन ने उसको हिफ्ज किया, गो कि उसकी ज़रूरत न थी। वो फिर लापरवाही से उसे इधर उधर देखने लगी। ये लफ्ज़ तो उसको असबर था, आंखें बंद करके भी टाइप कर सकती थी। आप बताती जाएं, कौन कौन सी चाहिए? उनकी हनीमून, शादी और दीगर मौके की तस्वीर खुलती जा रही थी। मकसद पूरा होने के बाद शहरीन को जाने की जल्दी थी, और वो तस्वीरें देखकर सीने में कुछ चुभने लगा था। एहसास ज़िया, तहे दामनी, ये वाली और ये तीनों। वो उंगली से स्क्रीन पर इशारा करती बताने लगी। नौशरवान ने कॉपी करते हुए उसके चेहरे को देखा। वो जब्त करती हुई नजर आ रही थी। उसने अफसोस, हमदर्दी, तुरहम सब महसूस किया था, सिवाय फ़रेब की बू के। कमरा इम्तिहान में मामूल का सन्नाटा छाया था। दो मुम्तहन ख़वातीन कुर्सियों की कतारों के बीच टहल रही थीं। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिख रही थीं। उन्होंने दफातन दर्द करती हुई उंगलियों को सहलाते हुए सर उठाया और फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए दाएं तरफ देखा। कमरे की एक दीवार खिड़की से ढकी थी और सामने सड़क और बंगलों की कतारें नजर आ रही थीं। जिस लॉ कॉलेज को उनका इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया था, वो दरअसल एक बड़ा सा बंगला था, और ये कमरा यकीनन ड्राइंग डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया होगा।
اس نے سوچا۔ نیچے لان تھا اور وہاں ایک ادھیڑ عمر وکیل صاحب کی کار نکلتی دکھائی دے رہی تھی، جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اس لا کالج کے مالک تھے اور ہر پیپر میں بار بار امتحانی کمروں کا چکر لگا کر اپنی خراب انگریزی میں لڑکیوں کو نقل کرنے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ شکر کہ اب وہ کہیں جا رہے تھے اور اگلے 2.5-3 گھنٹے سر پہ سوار نہیں ہوں گے، اس نے مسکراہٹ دبا کر سوچا اور دوبارہ پرچے پہ جھک گئی۔ شش! نائمہ نے پیچھے سے اسے ٹوکا دیا۔ اس نے جھنجلا کر ممتحن کو دیکھا، جس کی ان کی طرف پشت تھی، اور پھر پیچھے مڑی۔ کیا ہے؟ رافع کو دو۔ اس نے ٹشو آگے کیا۔ حنین نے جلدی سے ٹشو پکڑا، جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو، اور رافع کی کمر پہ پین چپکا کر اسے متوجہ کیا۔ ممتحن اب چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ قطار ختم کر کے بھی وہ مڑتی اور اس سے پہلے وہ اس نے رافع کو دینا تھا، مگر رافع یا تو ڈر گئی تھی، یا اس سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا ممتحن غلط وقت پر مڑی۔ اسے ٹوکا دے کر ٹشو پکڑاتی حنین کے ہاتھ سے ٹشو گرا۔ وہ فوراً پیپر پہ جھکی۔ اس کی گھبراہٹ نے سب واضح کر دیا۔ ممتحن خاتون تیز تیز اس طرف آئی، جھک کر ٹشو اٹھایا، اسے کھولا۔ حنین نے سر جھکائے اگلا لفظ لکھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ نم ہو گئے، پرچہ نم ہو گیا، سیاہی پھیلنے لگی۔ اب نقل استعمال کر رہی تھی۔ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس؟ چھوڑیں پیپر۔ 2 ہاتھوں سے اس کا پرچہ کھینچا۔ 2 ٹیچرز مزید اس کی طرف آئیں۔ وہ ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ میرا نہیں ہے میم، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اسے پکڑے دیکھا ہے۔ یہ نائمہ نے دیا تھا رافع کو دینے کے لیے۔ اس نے پچھلی اور اگلی دونوں کو گھسیٹا کہ وہ کوئی اس کی اچھی دوستیں تو نہ تھیں جن کو وہ بچاتی۔ میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ دونوں لاتعلق ہو گئیں۔ کمرے میں تماشا لگ گیا۔ سب سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ٹیچرز اسے اٹھا رہی تھیں کہ وہ اپنی چیزیں لے کر آفس میں آ جائے۔ اس کا پرچہ ختم۔ آپ پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا۔ 3 سال تک آپ پیپر نہیں دے سکتی۔ ان کے الفاظ حنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے۔ زمین اور آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا، یہ ایک دم سے سب کیسے غلط ہونے لگا؟ کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئیں، کچھ اسے چیزیں سمیٹتے دیکھنے لگیں۔ میم، یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے، وہ خوش حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔